Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new topic, constructor in C++. So in this topic we will try to cover constructor in C++. कंस्ट्रक्टर आपके पास क्या होता है? कंस्ट्रक्टर आपके पास एक स्पेशल मेथड होता है जो कि इम्प्लिसिटली इन्वोक होता है, ठीक है, यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड इनिशियलाइज्ड इट। काम इसका क्या है, हम क्यों इसको यूज करते हैं? काम इसका ये है कि ये क्लास का ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्रिएट कर लेता है, और जब क्लास का इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो फिर इसको इनिशियलाइज भी कर देता है। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और उसको फिर इनिशियलाइज करना, ये किसका काम है? ये कंस्ट्रक्टर का काम है। एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। आपके पास जितने ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास बनते हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉल होता है। और वो कौन सा कंस्ट्रक्टर है? वो आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। It is a special member function having a name, same name as class name, and is used to initialize an object. ये आपके पास एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, जिस तरह हमने नॉर्मल मेंबर फंक्शन पढ़े थे, तो ये भी आपके पास एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, लेकिन स्पेशल मेंबर फंक्शन है। स्पेशल का मतलब ये है कि आपके पास क्लास का नेम और इस फंक्शन का नेम सेम होनी चाहिए। इट इज इन्वोक्ड कॉल्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो ये कंस्ट्रक्टर जो है या ये स्पेशल फंक्शन जो है ये इन्वोक किया जाता है। जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर जो है वो आपके पास कॉल किया जाता है या इन्वोक किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है कि कंस्ट्रक्टर का नाम और आपके पास क्लास का नाम सेम होना चाहिए। तो चलो जाते लेट्स मूव टुवर्ड प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन कर लेते हैं कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम कैसे सेम होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास क्लास हमने क्रिएट किया है, ठीक है। क्लास का नाम है आपके पास स्टूडेंट, और यहाँ पे क्लास की बॉडी एंड हो गई। तो अगर यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना चाहते हैं या डिफाइन करना चाहते हैं तो आप डिफाइन कर सकते हैं। आपने क्या करना होगा, आपने लिखना होगा स्टूडेंट, ठीक है, और क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी होगी। देखो, जिस तरह नॉर्मल फंक्शन होता है, और नॉर्मल फंक्शन हम इस तरह बना लेते हैं, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, वॉइड कर लेते हैं, और लेट्स सपोज एडिशन का फंक्शन है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस फंक्शन और इस फंक्शन में इस स्पेशल मेंबर फंक्शन और इस फंक्शन में फर्क ये है कि सबसे पहली बात तो यह है कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम आपके पास सेम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और इवन आप इसके साथ आप वर्ड भी नहीं लगा सकते, ठीक है। आप इस तरह भी नहीं कर सकते कि आप कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप आप लिख दें, ठीक है, और आप इवन यहाँ पे वर्ड भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर के केस में ये आप नहीं लगा सकते। तो ये बात भी आगे आने वाली है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज है कंस्ट्रक्टर की, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इट कंस्ट्रक्ट्स वैल्यूज प्रोवाइड डेटा फॉर ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के अंदर या क्लास के अंदर आपके पास डेटा मेंबर्स होते हैं, और डेटा मेंबर्स को जब आप इनिशियलाइज कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो इन डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर देता है, कंस्ट्रक्ट कर देता है, उनको वैल्यूज दे देता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। इट कंस्ट्रक्ट्स वैल्यूज प्रोवाइड डेटा फॉर द ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे फिर बात हो रही है कि जिस तरह नॉर्मल फंक्शन के अंदर आपके पास पैरामीटर्स होते हैं, कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट लिस्ट होता है, तो कंस्ट्रक्टर में भी आप पैरामीटर ले सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर भी आपके पास आर्गुमेंट्स ले सकता है, जिसको फिर कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। वो हम आगे देखते हैं कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अच्छा, फिर यहाँ पे बताई गई थी कि कैन नेवर रिटर्न एनी वैल्यू, नो इवन वॉइड। जो मैंने आपको बता दिया कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं हो सकता, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता, और इवन आप इसके साथ तो वॉइड भी नहीं लगा सकते। नॉर्मल फंक्शन में जब फंक्शन आपके पास कुछ रिटर्न नहीं करता तो फिर उसके साथ हम वॉइड लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप वॉइड को भी नहीं लगा सकते। और नॉर्मली आपके पास पब्लिकली डिक्लेयर होता है, नॉर्मली कंस्ट्रक्टर आपके पास पब्लिकली डिक्लेयर होता है। आइए देखते हैं कि किस तरह हम इसको पब्लिकली डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसका रिटर्न टाइप क्यों वॉइड नहीं हो सकता। तो देखो, यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को अगर आप
इस फंक्शन को अगर आप देख ले तो आप इसके साथ रिटर्न टाइप आपने मस्ट लगाना होता है। अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तो आपने वॉइड लगाना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो फिर यहाँ पे हम वो रिटर्न टाइप लगा लेते हैं कि किस टाइप का डेटा ये रिटर्न करता है या वैल्यू ये रिटर्न करता है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज ये फंक्शन हमारे पास ये जो है ये मैं हमारे पास रिटर्न करता है कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 0 या जो कुछ भी आप रिटर्न करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसने 0 रिटर्न कर दिया, इट मींस इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि कंस्ट्रक्टर के साथ आप न तो वॉइड लगा सकते हैं और न ये कुछ रिटर्न करता है, न ये कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। और फिर ये बात हुई थी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास जिस तरह नॉर्मल फंक्शन के अंदर आपके पास लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स है, ठीक है, और एक आर्गुमेंट्स आपके पास आई है और दूसरा आपके पास ये है। तो आप यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप आर्गुमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप भी आप आर्गुमेंट्स ले सकते हैं। फिर इसको हम नाम दे देते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर आपके पास कंस्ट्रक्टर के अंदर एलिमेंट्स ना हो तो फिर इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, आप इसको मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आपके पास कंस्ट्रक्टर जो है वो नॉर्मली पब्लिकली डिक्लेयर होता है। तो आपने क्या करना होगा, अगर आप कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर देते हैं तो कोशिश करें कि आप इसको पब्लिकली डिक्लेयर करें, क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपके पास नॉर्मली पब्लिक होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आपके पास नॉर्मली क्या होता है, पब्लिक होता है। तो कोशिश करें कि आप कंस्ट्रक्टर को पब्लिकली डिक्लेयर कर दें। अच्छा, फिर एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन द मेमोरी, ठीक है। तो जो ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है मेमोरी के अंदर, ठीक है। हीप के अंदर ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है। जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जो ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट होती है। अच्छा, इट कॉल्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन द क्लास, ठीक है। यहाँ पे ये बात हो रही है, अगर आपके पास क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर ना हो तो फिर क्या होता है, फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। जिसको आप कह सकते हैं इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसको आप नाम दे सकते हैं इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे ये देखिए ये भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे ये भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। लेकिन अगर आप इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे मेंशन ना कर दें तो फिर एक और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, कंपाइलर उसको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और वो भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम ये है कि वो ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट वैल्यूज दे दे, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को डिफॉल्ट वैल्यूज दे दे या उनको डिफॉल्ट वैल्यूज से इनिशियलाइज कर दे। आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करना, ठीक है। किसका काम है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम है। किसका काम है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम है। तो देखो, अगर आप इस कंस्ट्रक्टर, इसको कहते हैं ये भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है, एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अगर आप इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे न लगाएं तो फिर ये फिर भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन वो इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जो कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली C++ का जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है उसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या है, इसके बाद आपके पास कुछ और प्रॉपर्टीज है कंस्ट्रक्टर की, ठीक है, वो हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यूज एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान ये ऑब्जेक्ट को वैल्यूज असाइन कर देता है। ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा मेंबर्स है उनको इनिशियलाइज कर देता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। आपके पास दो टाइप के कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के दो टाइप्स हो सकते हैं। एक आपके पास होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसको नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं आप, जिसको आप नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं। दूसरा आपके पास है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर पैरामीटर हो, वो कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर पैरामीटर हो। तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है और ये कैसे यूज होता है। A constructor is called default constructor where it does not have any parameter। अगर आपके पास क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, विदाउट पैरामीटर है, तो इस कंस्ट्रक्टर को आप नाम दे सकते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जो कि आपको मैंने बता दिया। A constructor which is no argument is known as default constructor. It is invoked at the time of creating object. कंस्ट्रक्टर अगर आपके पास अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, लेकिन कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, चाहे वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो या डिफॉल्ट ना हो, तो दोनों जो है वो आपके पास एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कॉल होते हैं। If you have not defined constructor in our class, then C++ compiler will automatically create the default constructor with empty code and no parameters. जिस C++ मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास क्लास के अंदर आपने एक्सप्लिसिटली कोई कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं डिक्लेयर किया है, तो C++ का जो कंपाइलर है वो एक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है विद एम्प्टी कोड एंड विद एम्प्टी पैरामीटर्स। तो लेट्स सी एग्जांपल की तरफ जाते हैं कि एग्जांपल में हम इसको किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं या किस तरह हम यूज कर सकते हैं कोड के अंदर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो आपके पास क्लास है, क्लास का नाम आपके पास एम्प्लॉय है, और यहाँ पे अगर आप लोग देख ले कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किए गए हैं और कंस्ट्रक्टर का नाम भी आपके पास एम्प्लॉय है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास एक स्टेटमेंट है, लिखा गया है कि आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड और कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास की बॉडी खत्म, और ये हमने पब्लिकली डिक्लेयर किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप कंस्ट्रक्टर के लिए जो रूल्स है वो ये है कि कंस्ट्रक्टर आपके पास नॉर्मली पब्लिक होता है। कंस्ट्रक्टर आपके पास नॉर्मली क्या होता है, पब्लिक होता है। तो आपने क्या करना होगा, ये आपके पास क्लास की बॉडी खत्म होगी, ठीक है, यहाँ तक। तो मेन फंक्शन के अंदर आप जाए, मेन फंक्शन के अंदर आपने क्या करना होगा, आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो क्लास का नाम आपके पास है एम्प्लॉय, तो आप क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे बना दें, ठीक है, डिक्लेयर कर दें। तो आपने एक बना दिया E1 के नाम से और दूसरा आपने बना दिया E2 के नाम से। तो देखो यहाँ पे हमने ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये कंस्ट्रक्टर आपके पास क्या होता है, कॉल होता है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं क्लास के अंदर, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो दो दफा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये कोड है, कोड के अंदर आपके पास ये देखिए, आपके पास एक एम्प्लॉय के नाम से कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले वहां पे हमने दो दफा कॉल मतलब दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, लेकिन यहाँ पे हमने 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या होगा, ये कि ये स्टेटमेंट जो है, कंस्ट्रक्टर आपके पास पांच दफा कॉल होगा। जब कंस्ट्रक्टर आपके पास 5 दफा कॉल होगा, तो ये स्टेटमेंट जो है आपके पास 5 टाइम डिस्प्ले होगा। तो देख ले, आप आउटपुट को देख ले, ये देखिए आपके पास ये स्टेटमेंट जो था, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर जो स्टेटमेंट था, ये आपके पास 5 टाइम्स डिस्प्ले हो गया, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम। तो आप यहाँ पे ये समझे कि कंस्ट्रक्टर को हम किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं, स्पेशली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। और आप लोगों ने ये भी सीखा कि मैंने बताया था थ्री के अंदर के क्लास का जो ही ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और फिर ये भी बताया था कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट्स के लिए एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो 5 ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए थे, तो 5 ऑब्जेक्ट्स के लिए आपके पास ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। हमें किस तरह हमें किस तरह वाजी हो गया, हमें इस तरह वाजी हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा था ताकि हमें कंफर्म हो जाए क्या 5 दफा कॉल होता है या नहीं, या जितनी मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट बनते हैं तो उसी के मुताबिक ये कॉल होता है या नहीं। तो ये आप लोग ये समझ गए कि जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और क्लास के जितनी भी ऑब्जेक्ट बनते हैं तो उतनी दफा आपके पास कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल है, ये भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का है। ठीक है, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन हम इसको यूज करके हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इसके अंदर आपके पास 3 डेटा मेंबर्स हैं, एक आपके पास इंटीजर है रोल नंबर, दूसरा आपके पास नेम है, और तीसरा आपके पास मार्क्स है। ठीक है, तीसरा आपके पास क्या है, तीसरा आपके पास मार्क्स है जो कि फ्लोट टाइप का है। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, फिर इसके बाद आपके पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, एक मेथड यूज हो चुका है। ठीक है, जिसका नाम है आपके पास str cpy यानी str कॉपी, और यहाँ पे आपके पास एक
डेस्टिनेशन, यहाँ पे आपके पास दो आर्गुमेंट्स है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स हैं, एक आपके पास डेस्टिनेशन आर्गुमेंट है और एक आपके पास सोर्स आर्गुमेंट है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डेस्टिनेशन है और ये आपके पास सोर्स है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि str कॉपी फंक्शन का काम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आ जाए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि str cpy का जो फंक्शन है इज यूज्ड टू क्रिएट टू कॉपी सोर्स स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता है डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में, यानी क्या कर लेता है, यहाँ पे ये आपके पास सोर्स स्ट्रिंग है और ये आपके पास डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो ये इस सोर्स को इसमें कॉपी कर लेता है, ठीक है। तो इस फंक्शन का काम ये है, आप कह सकते हैं कि आपके पास लेट सपोज यहाँ पे नेम है और आप क्या कर दें, इस नेम में ये क्या कर दें, कॉपी कर दिया, ये इसको असाइन कर दें। तो आप इस तरह ये कह सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह ये कह सकते हैं कि ये आपके पास सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन में क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है। अगर आप इसका सिंटैक्स देखना चाहते हैं तो आपके पास ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर दो पैरामीटर्स है, द स्ट्रिंग विच विल बी कॉपीड, ठीक है। सोर्स क्या होता है आपके पास, यहाँ पे इस ये वाला सेकंड वाला आपके पास सोर्स होता है और फर्स्ट वाला आपके पास डेस्टिनेशन होता है। तो सोर्स में बताया गया है कि वो स्ट्रिंग विच विल बी कॉपीड, वो स्ट्रिंग जो कि आप कॉपी कर लेते हैं उसको सोर्स स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है, पॉइंटर टू द डेस्टिनेशन एरे वेयर द कंटेंट इज टू बी कॉपीड, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एरे की तरफ चला जाता है, लेकिन आप लोग सिर्फ यहाँ पे ये समझिए कि इस फंक्शन का काम यह है कि सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन में कॉपी कर लेता है, सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन में कॉपी कर लेता है। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वन जो है वो डेस्टिनेशन है और दूसरा सोर्स है। तो इस सोर्स को ठीक है, इस सोर्स को ये कॉपी कर लेता है इस डेस्टिनेशन के अंदर, बस काम इसका ये है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास ये क्या है, ये आपके पास मार्क्स है और मार्क्स को भी हमने इनिशियलाइज किया है, ठीक है। तो हमने कुछ हार्ड कोडेड वैल्यूज दी है। फिर आपके पास एक फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, जिस मेंबर फंक्शन को आप यूज करके आप इस ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को या क्लास के वैल्यूज को या क्लास के डेटा मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं यूजर को, ठीक है। तो ये हमने एक्सेस किया है। यहाँ पे आपके पास क्लास की बॉडी खत्म हो गई, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि हम इस क्लास को क्या करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं और फिर इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगर आप लोग पिछले एग्जांपल्स को देख ले, वहां पे हम क्या कर रहे थे, हम मेंबर फंक्शंस सेटर्स और गेटर्स हमारे पास अलग अलग होते थे, सेटर्स और गेटर्स हमारे पास अलग अलग होते थे। लेकिन यहाँ पे आप हमारे पास सेटर्स नहीं है, सेट डेटा वाला फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो काम हम कंस्ट्रक्टर से ले लेते हैं। वो काम हम कहाँ से ले लेते हैं, वो काम हम कंस्ट्रक्टर से ले लेते हैं। तो देखो हमने कंस्ट्रक्टर को बनाया और कंस्ट्रक्टर इनके वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। वैल्यूज को, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया। तो कंस्ट्रक्टर को हम कॉल भी नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ये क्या करता है, रोल नंबर को 1 असाइन कर देता है और नेम को आपके पास ये वाले कुमार वैल्यू असाइन कर देता है, ठीक है, नेम असाइन कर देता है और मार्क्स को ये वाले मार्क्स असाइन किए जाते हैं। फिर होगा क्या, फिर ये तो ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन तो होगी, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी डेटा मेंबर्स थे वो सारे के सारे आपके पास इनिशियलाइज हो गए। लेकिन अभी क्या होगा, अभी उन डेटा मेंबर्स को या उन ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है, ऑब्जेक्ट के अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है उसको हम क्या करते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स के सारे डिटेल आपके पास क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। तो इसको हम रन कर लेते हैं, आप लोग देखिए आउटपुट, ये आप आउटपुट को देख सकते हैं, वही वैल्यू इस वन के अंदर जितनी भी डेटा मेंबर्स थी वो सारे के सारे हमने इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। और ये इस फंक्शन ने डिस्प्ले कर दिया, ये इस फंक्शन ने डिस्प्ले कर दिया। कंस्ट्रक्टर के जरिए हमने इनिशियलाइजेशन की और इस फंक्शन के जरिए, डिस्प्ले फंक्शन के जरिए हमने क्या कर दिया, हमने डिस्प्ले कर दी यूजर को वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 3 तरीकों से हम ऑब्जेक्ट को हम 3 तरीकों से इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम 3 तरीकों से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो 3 तरीकों से आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। 3 तरीकों से आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक तरीका ये था आप लोगों के पास कि आप लोग क्या करते थे, आप लोग ये करते थे कि आप लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते थे और उनके जरिए आप उन डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर रहे थे।
जो कि ये तरीका था। तरीका कौन सा था, आप लोग इस तरह कर रहे थे, डॉट ऑपरेटर के जरिए उनको एक्सेस करते थे और फिर आप उसको क्या करते थे, इनिशियलाइज करते थे। ठीक है, तो आप कौन से डेटा मेंबर्स है वो देख लेते हैं हम पहले। ठीक है, एक तरीका आपके पास ये था कि आपने इस वन कर दिया, ठीक है, इस कर दिया और डॉट आपके पास जो मेंबर्स थे, ठीक है, वो मेंबर्स चूंकि प्राइवेट है मेरे ख्याल में यहाँ पे इसलिए एक्सेस नहीं होते, रोल नंबर है। ठीक है, मैं इसको चलो पब्लिक कर देता हूँ। तो रोल, ये देखो आप इस तरह इनिशियलाइज कर रहे थे, आप इसको वैल्यूज दे रहे थे। ठीक है, ये एक तरीका था आपके पास। दूसरा तरीका आपके पास क्या था, दूसरा तरीका आपके पास ये था कि आप मेंबर फंक्शन को यूज करके स्टेटस को यूज करते थे। आप क्या करते थे, आप ये करते थे, आप इस तरह करते थे कि यहाँ पे आप क्या करते थे, यहाँ पे आप एक फंक्शन बना लेते थे। ठीक है, यहाँ पे आप एक फंक्शन बना लेते, वॉइड सेट डेटा, आप इस तरह कर रहे थे और फिर इसके अंदर आप क्या कर रहे थे, कुछ वहां से पैरामीटर्स आ रही थी, कुछ वैल्यूज आ रही थी। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास रोल नंबर है और फिर आपके पास करेक्टर है, तो वो आपके पास नेम है, इसके अलावा आपके पास फ्लोट टाइप के मार्क्स है। ठीक है, और वो आपके पास आ रही थी, तो फिर आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे आप ये कर रहे थे, यहाँ पे आप ये कर रहे थे कि रोल नंबर को आप आर साइन कर दे। ठीक है, फिर आप आपके पास जो नेम है, ठीक है, उसको आप एन साइन कर दें, नेम है जो भी है, नेम है, स्मॉल नेम है। ठीक है, ये साइन कर दें और इसके अलावा आपके पास जो मार्क्स है, ठीक है, जो मार्क्स है आप उसको क्या कर दें, उसको आप एम ए साइन कर दें। इस तरह आप कर रहे थे और फिर नीचे से आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे थे। ठीक है, यानी यूजिंग मेंबर फंक्शंस आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे थे, डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर रहे थे। अभी तीसरा तरीका आप लोगों ने देखा कि यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स। तीसरा तरीका आपके पास ये है कि भाई कंस्ट्रक्टर्स आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं या डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, और वो वाला तरीका आप लोगों ने यहाँ पे देखा। यहाँ पे हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया या क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स थे हमने इनिशियलाइज कर दिया। तो ये आपके पास पैरामीटराइज के बारे में डिस्कशन थी। अभी हम एक और टाइप को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आपके पास वो जो डिस्कशन होनी थी वो नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन के बारे में थी। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर व्हिच इज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। वो कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आपके पास पैरामीटर्स हो, आर्गुमेंट्स हो, आर्गुमेंट लिस्ट हो, पैरामीटर लिस्ट हो, उसको हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। हम क्यों यूज करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, हम द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आपको पता होगा कि हर एक ऑब्जेक्ट के अपनी वैल्यूज होंगे, अपनी प्रॉपर्टीज होंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वैल्यू से डिस्टिंक्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। हाउ यू कैन प्रोवाइड द सेम वैल्यूज आल्सो, हम आप सेम वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, प्रॉब्लम पे। Used to initialize objects with different values. This is the preferred method to initialize member data. कहता है कि ये आपके पास प्रेफरेबल मेथड है कि आप इनके जरिए क्या कर दें, डेटा मेंबर्स को या ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दें। तो एग्जांपल की तरफ जाते हैं। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हम कंस्ट्रक्टर यानी कंस्ट्रक्टर को यूज करके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लिया, आपके पास एक क्लास है, क्लास का नाम आपके पास एम्प्लॉय है और क्लास के अंदर आपके पास 3 डेटा मेंबर्स हैं, आईडी है, नेम है, सैलरी है, जो कि जिसके टाइप आपके पास डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको आपने पब्लिकली डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, ये आपके पास पब्लिक डेटा मेंबर्स है। इसके बाद अगर आप लोग देख ले, यहाँ पे लिखा गया है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो इस कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम है। तो इट मीन्स कि आपके पास कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास आर्गूमेंट्स है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास क्या है, आर्गूमेंट्स है। तो इसलिए फिर इसको हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट्स। तो तीन आर्गुमेंट्स है, इन आई इंटीजर है। ठीक है, फिर आपके पास एक स्ट्रिंग है जिस तरह हम नॉर्मल फंक्शन के अंदर ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास फ्लोट टाइप का डेटा वेरिएबल है इस। ठीक है, तो क्या होगा, हम जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान हम कुछ वैल्यूज पैरामीटर भेज देंगे और वहां से जो वैल्यूज आएंगे, जो आर्गुमेंट्स आएंगे, वो इन वेरिएबल को
असाइन कर दिए जाएंगे, इन डेटा मेंबर को असाइन किए जाएंगे ताकि इन डेटा मेंबर्स को हम क्या कर सके, इनिशियलाइज कर सके या इनको वैल्यूज प्रोवाइड कर सके। इसलिए हमने कहा था कि कंस्ट्रक्ट द वैल्यूज, कंस्ट्रक्ट मीन असाइन द वैल्यूज टू द डेटा मेंबर्स टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं, इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, कंस्ट्रक्ट टू कंस्ट्रक्ट द वैल्यूज। तो दूसरा फंक्शन यहाँ पे आप देखिए, कंस्ट्रक्टर की बॉडी आपके पास खत्म हो गई। कंस्ट्रक्टर जिस तरह नॉर्मल फंक्शन की बॉडी होती है, ठीक है, इस तरह कंस्ट्रक्टर की भी एक बॉडी होती है। तो आपके पास ये खत्म होगी, फिर आपके पास एक और फंक्शन है डिस्प्ले के नाम से। तो डिस्प्ले फंक्शन का काम क्या है, ये आप कह सकते हैं कि गेटर है। गेटर मीन टू गेट वैल्यूज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से वैल्यू गेट कर लेता है और उसको यूजर को डिस्प्ले कर लेता है। तो इस फंक्शन का काम यह है कि वो आईडी को डिस्प्ले कर दें, फिर आपके पास नेम को डिस्प्ले कर दे, और फिर आपके पास जो सैलरी है ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले कर दे। तो ये आपके पास डिस्प्ले का फंक्शन हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके पास होगा ये कि हम इधर जाते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन, ये क्लास की बॉडी आपके पास खत्म हो गई, फिर हम मेन फंक्शन की तरफ जाते हैं। मेन फंक्शन में हम चले गए, ठीक है। तो देखो, हम नॉर्मली इस तरह वो कर रहे थे, जब क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो हम इस तरह कर रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो तो हम इस तरह कर रहे थे, ठीक है, EMP, और यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाते थे। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप वही एम्प्लॉय कर दें और ये कर दें। इसका मतलब ये है कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। आपने क्या कर दिया, आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आपने क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्लास के अंदर जो जो कंस्ट्रक्टर्स है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो फिर आपने यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स भी भेजने होंगे। तो यहाँ पे आप देख लें, ये भी ऑब्जेक्ट को बनाने का एक तरीका था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और क्लास का फिर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये क्या होता है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये कंस्ट्रक्टर, जिस तरह नॉर्मल फंक्शन कॉल होता है तो कंस्ट्रक्टर को भी आप एक्सप्लिसिटली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने आईडी को वैल्यू भेज दी, हमने नेम को वैल्यू भेज दी एज पैरामीटर, और एज आर्गुमेंट हमने उसकी सैलरी भेज दी, ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्टर के अंदर वो आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर वो जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। तो यहाँ पे क्या आ रही थी, यहाँ पे आईडी, फिर यहाँ पे आपके पास नेम, और फिर यहाँ पे आपके पास सैलरी, ठीक है। तो ये देखिए, पहले आपके पास आईडी है, फिर आपके पास नेम है एम्प्लॉय का, फिर उसकी सैलरी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे पहले आईडी है, तो इंटीजर है तो इंटीजर भेजना होगा, आईडी भेजनी होगी, फिर नेम है, नेम भेजना होगा, ऑर्डर का आपने ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, E1 को इन वैल्यू से इनिशियलाइज किया जाएगा, ठीक है, E1 को इन वैल्यू से इनिशियलाइज किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्ट 2 आप बना लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट 2 को आपने इन वैल्यू से फिर इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है। और ये आपके पास कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर रहे हैं या उनके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखो, हमने ऑब्जेक्ट 1 को E1 को हमने इन वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया, यानी E1 के अंदर या E1 के अंदर जितनी भी पैरामीटर्स थे, जितनी भी डेटा मेंबर्स थे, वो आपने इन वैल्यू से इनिशियलाइज कर दी, और ऑब्जेक्ट 2 को आपने इन वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। अगर आप इसको भी कॉल करने जा रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं यस से, और वो डिस्प्ले वाला फंक्शन आप कॉल कर दें, वो डिस्प्ले वाला फंक्शन आप कॉल कर दें, तो आपके पास क्या हो सकता है, ये आपके पास कॉल हो सकते हैं। अच्छा, ये मैंने रन कर दिया, ठीक है। ये आप देख ले, ये आपके पास ऑब्जेक्ट 1 का डेटा है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट 2 का डेटा। ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जो डेटा मेंबर्स थे वो आपने इनसे इनिशियलाइज कर दिया, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जितनी भी डेटा मेंबर्स थे आपने इन वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिए, और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जो डेटा मेंबर्स थे उनको आपने इन वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये था आपके पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये आपके पास क्या था, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये आपके पास एक और एग्जांपल है, ठीक है। क्लास का नाम आपके पास स्टूडेंट है, तो इसके कुछ डेटा मेंबर्स है, रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, और यहाँ पे आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो कि हमने पब्लिकली डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्टर में के अंदर आपके पास कौन कौन से पैरामीटर्स है, रोल नंबर है, आपके पास नेम है, और नेम के अलावा आपके पास मार्क्स है। तो ये वही strcpy वाला फंक्शन यूज हुआ, स्ट्रिंग कॉपी वाला फंक्शन यूज हुआ, ठीक है। सोर्स को डेस्टिनेशन में क्या करता है, कॉपी करता है। तो सोर्स कहाँ से आएगा, नीचे नीचे हम इसको
एज आर्गुमेंट भेज देते हैं तो वहाँ से सोर्स आएगा, ठीक है। और ये इन वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर देता है, जब इनिशियलाइज़ कर देता है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये डिस्प्ले का फंक्शन है, डिस्प्ले वाला फंक्शन ये करता है कि इनको शो कर देता है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो जितना डेटा होता है उनको शो कर देता है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो हमने किया क्या है, हमने ये वाला तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये सिंपल तरीका भी यूज़ कर सकते हैं और आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक और मेथड है। ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट इस तरह बनाएँ, और अगर आप इस तरह नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं। सिंपली आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास ऑब्जेक्ट क्लियर होता है और कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज़, पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर को हम आर्गुमेंट्स भी भेज रहे हैं यहाँ से। यानी हम इस हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इसके नाम से, और उस इसके वैल्यूज़ को हमने इसके इस ऑब्जेक्ट को, यानी इस ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियलाइज़ कर दिया यूजिंग दीज़ वैल्यूज़। ये डिस्प्ले फंक्शन है, जब डिस्प्ले फंक्शन हम कॉल करेंगे यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, होगा ये कि उसके अंदर जितना भी डेटा होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।